हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी ब्लॉग बाय दीपिका। कैसे हो आप सब? मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर कर रही हूँ और आज मैं ज्योग्राफी की बिग बैंग थ्योरी लेके आई हूँ। बट कल मैंने जो रेड शिफ्ट थ्योरी आपको बताई थी उसके लिए कुछ फिज़िक्स के कंसेप्ट लगने थे और मैं वो फिज़िक्स के कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो आज हम फिर स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक वाइट कलर, जब वाइट कलर को हम प्रिज्म से निकालते हैं तो 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि प्रिज्म से, वाइट कलर का प्रिज्म से निकलने के बाद 7 कलरों में, 7 कलर में डिवाइड हो जाना। ठीक है, ये होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब हम, जैसे हमने कोई भी स्पेक्ट्रम लिया और उसमें से वाइट कलर जब हमने निकाला तो वो 7 कलरों में डिवाइड हो गया। वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ठीक है, तो जब प्रिज्म से निकालते हैं सबसे पहले जो कलर आता है वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। वेवलेंथ जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम वाइट कलर को किसी प्रिज्म से निकाला जाता है वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ और वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। मैं आपको वेवलेंथ, अब आपको वेवलेंथ भी मैं बता देती हूँ कि वेवलेंथ होती क्या है। आपको वेवलेंथ का पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये एक कोई लाइन ली है, इससे मैंने ये सर्कल, जितना इसने एक साइकिल में डिस्टेंस कवर किया गया इसे वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये जितना ए टू बी इसने लिया है वो वेवलेंथ है। ठीक है, अब मैं अलग अलग आपको समझा देती हूँ। ये जैसे ए हमारे पास कोई लाइन है, ये बी है। ठीक है, तो अब इसमें जो वेवलेंथ है वो देखो शॉर्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ, और इसमें लॉन्ग वेवलेंथ है क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस कवर है वो थोड़ा है तो वो ये शॉर्ट, इसको शॉर्ट वेव बोलेंगे। और इसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया वो ज़्यादा है तो इसे लॉन्ग वेव बोलेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है और लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन पर सेकेंड। कि जो ये साइकिल्स ए में और बी में जो ये साइकिल कंप्लीट की गई है, ये नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड में या पर आर में एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी ही फ्रीक्वेंसी कवर कर सकता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वेव जिसकी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि आप भी देख सकते हो जब शॉर्ट वेव है तो वो ज़्यादा साइकिल कंप्लीट कर पा रही है और जब लॉन्ग है तो वो कम साइकिल कंप्लीट कर पा रही है। तो इसलिए शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है और लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन पर सेकंड या पर आवर, एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी है। ठीक है, तो इससे हम एक 3 रिलेशन बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आगे भी यूज़ होगा आप पे। आप तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। वेवलेंथ, इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी फ्रीक्वेंट कोई चीज़ चलती है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या होता है? किसी लाइट का फैल जाना, प्रकाश का जैसे फैल जाना, ये डिस्पर्शन, किसी चीज़ का फैल जाना, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। और डिस्पर्शन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। जो वेवलेंथ होती है अगर वो ज़्यादा है, शॉर्ट है, तो डिस्पर्शन ज़्यादा होगा और अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो डिस्पर्सन कम होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो ये 3 रिलेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि रेड में वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वॉयलेट में वेवलेंथ कम होती है।
वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, अगर डिस्पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सॉरी वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो सबसे पहले जो कलर डिस्पर्स होगा वो वॉयलेट होगा, और जो सबसे बाद में डिस्पर्स होगा कलर वो रेड होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जब लाइट उसकी जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वो उतना लेट डिस्पर्स होगा, ठीक है। वैसे भी डिस्पर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम डिस्पर्शन, और जितना कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा डिस्पर्शन। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसलिए वो डिस्पर्स ज़्यादा होगा, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रेड कलर सबसे बाद में डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो ये थी स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रम अलग चीज़ है। स्पेक्ट्रम तो प्रिज्म से जब 7 कलर जब सॉरी स्कैटरिंग का मतलब होता है कि पाथ में मिलने वाले, जैसे किसी पाथ में कोई लाइट आती है, ठीक है, जब उस लाइट से कोई भी पार्टिकल टकराते हैं, जैसे प्रकाश के कोई कण, धूल, मिट्टी टकरा के जब वो डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, मतलब उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। पाथ में मिलने वाले पार्टिकल से टकराकर लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना, कि किसी पथ से टकराई तो वो उस पाथ को छोड़ के किसी और पाथ में चलने लग जाती है, इसे हम स्कैटरिंग बोलते हैं। और स्कैटरिंग भी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, सॉरी, और जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये वॉयलेट में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, बिकॉज वॉयलेट जो वॉयलेट कलर है उसकी कम कम वेवलेंथ है। वॉयलेट कलर में सबसे कम वेवलेंथ होती है, इसलिए वो वॉयलेट कलर की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग और रेड कलर की सबसे कम स्कैटरिंग होगी। और यही हमारा डॉपलर इफेक्ट हमें बोल रहा था। जो डॉपलर इफेक्ट थ्योरी थी वो कहती है कि हम, वैसे डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होती है और साउंड में भी होती है, बट फिलहाल हम लाइट में बात कर रहे हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता है, और जिनको नहीं पता है वो देख लें, ठीक है। एक वॉयलेट शिफ्ट होता है, एक रेड शिफ्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट जो हमें थ्योरी कहती है उसमें एक वॉयलेट शिफ्ट होता है, एक रेड शिफ्ट होता है। वॉयलेट शिफ्ट में क्या होता है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ले लो जो फिक्स है, ठीक है, और कोई लाइट सोर्स ले लो, कोई भी लाइट सोर्स, एनीथिंग। अगर लाइट सोर्स फिक्स्ड पॉइंट के पास आएगा, अगर लाइट सोर्स फिक्स पॉइंट के पास आएगा तो वॉयलेट शिफ्ट होगा, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है और ये सबसे पहले डिस्पर्स हो जाता है। और अगर फिक्स पॉइंट से लेके हम कोई भी लाइट सोर्स लेते हैं और फिक्स पॉइंट से दूर जाता है, फिक्स्ड पॉइंट कोई भी मान लो और लाइट सोर्स कोई भी मान लो, अगर वो दूर जाता है तो वो रेड शिफ्ट होता है। अगर पास आई तो वॉयलेट शिफ्ट, और दूर जाए तो रेड शिफ्ट, ठीक है। तो जो हमारे एडविन हब्बल थे उन्होंने यही बोला था कि जो इन्होंने फिक्स्ड पॉइंट को माना था, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको अर्थ माना था और लाइट सोर्स को स्टार माना था। इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने हमें रेड शिफ्ट थ्योरी दी थी, कि इसी के उस पे बेस पे बोला था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि जो फिक्स्ड पॉइंट इन्होंने अर्थ मान लिया और जो लाइट सोर्स उन्होंने एक स्टार मान लिया, क्योंकि स्टार दूर जा रहा था, क्योंकि हमें रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा था, एक रेड कलर दिखाई दे रहा था, तो इस करके उन्होंने माना कि ये रेड शिफ्ट इस पे अप्लाई किया। और रेड शिफ्ट का मतलब वो दूर जा रहा है, जब स्टार दूर जा रहा है तो मतलब वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस बेस पे उन्होंने बोला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो ये रेड शिफ्ट थ्योरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड तो वॉयलेट शिफ्ट, जब लाइट सोर्स कोई स्टार अर्थ के पास आए तो वॉयलेट शिफ्ट, और अगर दूर जाए तो रेड शिफ्ट। अब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में काफ़ी हाइपोथेसिस हम देख चुके हैं, और एक जो फेमस हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, वो बिग बैंग थ्योरी है, और ऑथेंस इसको माना भी गया है, ठीक है, इसको ऑथेंटिक माना गया है। बिग बैंग हाइपोथेसिस को
एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी का ऑल्टरनेटिव नेम भी मान सकते हैं हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और बिग बैंग थ्योरी में यही बताया गया है। जो बिग बैंग थ्योरी थी वो 1927 में जॉर्ज लेमेंत्री ने दी थी। बेल्जियम की साइंटिस्ट है ये, इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग 15 बिलियन ईयर्स एगो एक रिंग ऑफ फायर था। ठीक है, कोई आग का गोला था, रिंग ऑफ फायर, कोई आग का गोला 15 बिलियन ईयर्स एगो इसमें एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि विस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये अलग टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, इसको वैसे सुपरनोवा बोला जाता है। मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, फिलहाल इतने देख लो। फिर जब सुपरनोवा में फर्दर एक्सप्लोजन हुआ, फर्दर फिर दोबारा इसमें जब विस्फोट हुआ तो फिर वो और टुकड़ों में टूट गया। तो ये प्रेजेंट यूनिवर्स है आज के टाइम में, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो किस टाइप से है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ फिलहाल। फिर भी मैं एक बार ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ बिग बैंग थ्योरी से। एक रिंग ऑफ फायर, आग का कोई गोला था 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 अरब वर्ष पहले रिंग ऑफ फायर, आग का एक गोला था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के कारण उसमें कुछ भाग टुकड़ों में टूट गया। और उसके बाद उसमें फर्दर एक्सप्लोजन हुआ दोबारा, उसके बाद उन टुकड़ों में भी विस्फोट हुआ और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये प्लानट है, यही इन्हीं को प्लानट माना गया है। और ये ही प्रेजेंट यूनिवर्स है। और इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इनमें जो प्लानट में जो शेप आई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पेसिफिक एक शेप मिली है इनको। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर में जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो कुछ खंडों में टूट गया, कुछ भागों में टूट गया और उसको सोलर सिस्टम माना गया। और उसके बाद जो सोलर सिस्टम में फिर एक्सप्लोजन हुआ, फिर वो जिन टुकड़ों में डिवाइड हुआ उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पेसिफिक शेप मिली इनको। ठीक है, और इसके लिए ना इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक लार्ज हार्डन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट 2010 में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना मुझे पता है। लार्ज हार्डन कोलाइडर LHC भी इसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट 2010 में हुआ था। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किया गया था, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, और ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे किया गया था। जो लार्ज हार्डन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट हुआ था 2010 में वो फ्रांस स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि इन्होंने एक टनल ली। ठीक है, एक टनल बनाई। ठीक है, और मेटल की ये टनल बनाई गई, 27 किलोमीटर की ये टनल थी। ठीक है, इसमें दो प्रोटॉन्स की टक्कर कराई गई। दो प्रोटॉन्स को, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, जब दो प्रोटॉन की टक्कर कराई गई, जब आपस में ये प्रोटॉन टकराए तो इनसे जो बना वो हिग्स बोसॉन पार्टिकल बना। ठीक है, जो प्रोटॉन की टक्कर से जो पार्टिकल बना हिग्स बोसॉन पार्टिकल बना। इसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और ये हाई डेंसिटी पार्टिकल था, बहुत डेंस था ये पार्टिकल। जब टक्कर कराई गई थी तो साइंटिस्ट को भी ये डर था कि कहीं ये एक डार्क होल में ही ना चले जाए, कहीं हम भी गायब ना हो जाए। ये बहुत सोच समझ के कराया गया था। ठीक है, बहुत डेंजरस भी था। ठीक है, और इसका जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कंसेप्ट जो जिन्होंने दिया था LHC का, उनका नाम पीटर हिग्स बोसॉन था, सॉरी पीटर हिग्स था एंड सत्यानाथ बोस। इन दो साइंटिस्ट ने ये कराया था, तो इसलिए इनका नाम पड़ा हिग्स बोसॉन पार्टिकल। और 27 किलोमीटर की ये टनल थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो पार्टिकल का नाम क्यों पड़ा हिग्स बोसॉन पार्टिकल, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने कराया था ये एक्सपेरिमेंट उनमें एक थे पीटर हिग्स और दूसरे थे सत्यानाथ बोस। तो इसलिए पीटर हिग्स का हिग्स लिया गया और सत्यानाथ का बोस लिया गया और ये बन गया हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, 27 किलोमीटर के टनल में कराया गया था। तो अब जो 15 बिलियन ईयर्स इसके अकॉर्डिंग जो
हमें आगे थ्योरी दी गई जो 15 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स में पहले यूनिवर्स क्या था, डस्ट और पार्टिकल से बना हुआ था, सिर्फ डस्ट थे, पार्टिकल और कोई नहीं था। तो जब इसके बीच में गॉड पार्टिकल की एंट्री होती है, जब गॉड पार्टिकल आता है, जो गॉड पार्टिकल था ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल जिसको बोलते हैं, ये बहुत हाईली डेंस था। ये जब हाईली डेंस पार्टिकल इनके पास आया तो जो ये डस्ट थे, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल थे, जो भी गैस कण थे, ठीक है, धूल के कण थे, ये सारे इससे आके चिपकने लगे गॉड पार्टिकल से चिपकने लगे। ठीक है, जब ये गॉड पार्टिकल से कोई भी चीज़ चिपकेगी तो ये इसका साइज़ बढ़ता चला गया, साइज़ इसका इंक्रीज होता चला गया, क्योंकि जो गॉड पार्टिकल है उसमें ये उसमें जो ये डस्ट पार्टिकल है वो उससे चिपकते चले गए, तो इसका साइज़ बढ़ता गया। जब साइज़ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मास भी बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, साइज़ बढ़ा, मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी की अपनी एक लिमिट होती है। अगर आप डेंसिटी को हद से ज़्यादा बढ़ा दोगे, किसी भी चीज़ में डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसमें एक्सप्लॉइट हो जाएगा, वो विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक डेंसिटी की एक लिमिट होती है। अगर इससे ज़्यादा उसमें डेंसिटी दी जाती है तो वो फट जाता है। जैसे अगर आप बैलून को भी लो, अगर उसमें हम डेंसिटी बढ़ा देंगे, मतलब उसको फुलाते रहेंगे तो वो मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि वो फट जाता है। तो ऐसे ही सेम बिग बैंग थ्योरी में भी, और यही बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक गॉड पार्टिकल था, उसमें ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉड पार्टिकल से जो डस्ट वो चिपकते चले गए, साइज इंक्रीज होता चला गया, और साइज इंक्रीज होने के बाद मास इंक्रीज होता गया और डेंसिटी भी इंक्रीज होती गई। जब डेंसिटी एक लिमिट को रीच कर गई तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ। जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो अलग अलग भागों में टूट गया। ठीक है, और उसको ही बोला गया बिग बैंग थ्योरी। और तो आज मैंने पढ़ाया है वो है सबसे फर्स्ट मैं आपको एक थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले स्पेक्ट्रम जब प्रिज्म में से वाइट कलर निकाला जाता है वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो रेड कलर है, और उसके बाद वॉयलेट, क्योंकि ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही डिस्पर्स होते हैं कलर। ठीक है, तो वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा शॉर्ट वेव में होती है, जितनी शॉर्ट वेव उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जितनी लॉन्ग वेव उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो डिस्पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड एनर्जी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद स्कैटरिंग का मतलब होता है पाथ में मिलने वाले, जब पार्टिकल कोई भी रास्ते में कोई भी मार्ग में पार्टिकल मिलते हैं तो लाइट डाइवर्ट हो जाती है, उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, अपने पथ से वो डाइवर्ट हो जाती है। वॉयलेट में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और रेड में सबसे कम होती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ की है। और डॉपलर इफेक्ट में यही था कि वॉयलेट शिफ्ट और रेड शिफ्ट। वॉयलेट शिफ्ट में जब किसी फिक्स्ड पॉइंट यानी कि किसी अर्थ के पास स्टार अगर आ रहा है तो वॉयलेट शिफ्ट, अगर दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट है। ठीक है, और ये ओरिजिन मैं थोड़ा इसको अलग कर देती हूँ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी थी 1927 ईस्वी में, जॉर्ज लेमेत्रे ने ये थ्योरी दी थी, और इसका अकॉर्डिंग 15 बिलियन ईयर्स एगो रिंग ऑफ फायर हुआ करता था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, कुछ सुपरनोवाज में ये टूट गया, और उसके बाद सुपरनोवा में फर्दर एक्सप्लोजन हुआ तो ये आगे प्रेजेंट यूनिवर्स बन गया। तो आज की क्लास में मैंने जितना भी कराया है आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।